हम आगे देखेंगे। बाय 1700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। सन 1700 तक कई रीजन्स के अपने अपने ज्योग्राफिकल भौगोलिक डायमेंशंस आयाम उन्होंने डिसाइड कर लिए थे, तय कर चुके थे वो लोग, और अपनी अपनी भाषा और सांस्कृतिक कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं उनकी स्पष्ट हो गई थी। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। इन सब के बारे में आप चैप्टर 9 में रीड करोगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज। ये जो डायनेस्टीज हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। ये एरियाज जो हैं वो स्पेशल रूलर्स डायनेस्टिक शासक डायनेस्टी राजवंशों, इन राज्यों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, टकरावटें चलती रहती थी। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोल, ठीक है, खिलजीज, तुगलक, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक एरियाज में फैला और एक वास्ट एम्पायर भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी बिल्ड एन एम्पायर, ठीक है जी। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। स्टेबल नहीं हो पाते थे। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2, 3, 4 व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज। आप चैप्टर 3 और 4 की तालिका 1 की आप तुलना करेंगे। खिलजी और मुगल वंश के शासक की कितनी अवधि तक चले ये आपको देखना है, ठीक है। खिलजी कब से कब तक आए, उसके बाद आपको देखना है कि वो जलालुद्दीन खिलजी आया, फिर मोहम्मद बिन खिलजी, फिर फिरोज शाह खिलजी, ऐसे करके आए खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और मुगल्स में तो आपको पता है बाबर, अकबर, पूरा आपको पता है डायनेस्टी मुगल में, ठीक है। तो वो आपको कंपैरिजन करना है कि किसने ज़्यादा टाइम तक रूल किया। ओके, आपके खुद से फाइंड आउट करना है। नाउ व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन हुआ, स्टार्टिंग हो गए। कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में, ठीक है 18th सेंचुरी। इट मीन्स 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है जो लास्ट मुगल एम्पायर था, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम भी बनता है, छोटे मोटे और बनते हैं। लास्ट मुगल शासक था अकबर सेकंड, ठीक है। अकबर द्वितीय था जिसे अंग्रेजों ने हटा दिया था। लास्ट मुगल एम्पायर था अकबर सेकंड। तो 18th सेंचुरी में मुगल वंश का पतन होता है। इट लेड टू द री एमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। देखिए इससे जो रीजनल स्टेट्स हैं वो वापिस से उभरने लगते हैं। छोटे छोटे जो राज्य हैं उनके जो राजा है वो अपने आप को ज़्यादा ऊपर सक्सेस करते हैं। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन्स। लेकिन जो वर्षों से जो भी साम्राज्यों का शासन चल रहा था उसके क्षेत्रों की जो नेचर है, प्रगति है, वो चेंज हो गई थी, ठीक है। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance, the management of the economy, allied cultures and languages. Through the 1,000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. ये कह रहे हैं कि उससे जो एरियाज़ की जो नेचर है वो चेंज हो गई थी, प्रगति बदल गई थी। उन पर जो स्मॉल, छोटे या लार्ज, बड़े जो राज्य है वो शासन कर रहे थे, उनका शासन चलता रहता था। और उन राज्यों की जो बहुत सी बातें हैं वो इस सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर जो फैले हुए क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। ये सब बता रहे हैं कि अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर द रीजन्स, क्षेत्र, वर लेफ्ट विद द लेजेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स। छोटे और बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। दैट हैड रूल ओवर दैम। दिस वॉज अ पार्ट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस। देखिए ट्रेडिशंस की यहाँ पे बात हो रही है। इस तथ्य का पता हमें उनकी ट्रेडिशंस, परंपराओं से पता लगता है जो इन क्षेत्र में एमरजेंस हुई, उद्भव हुआ, उनका जिनको उभरी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है, कुछ इक्वल हैं, समान है, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। गवर्नेंस, ऐसी परंपराएं हमें गवर्नेंस, प्रशासन, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उनका हाई कल्चर और लैंग्वेज के संदर्भ में हमें ये सब पता लगता है। सन 1700 के 50 के बीच के 1000 वर्षों में
इन डिफरेंट क्षेत्रों की जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक दूसरे से कट करके अलग अलग नहीं पनपी थी। इट मीन्स इसी में से जितनी भी ट्रेडिशंस हैं वो इन्हीं में से निकल के आई हैं, कुछ अलग से कहीं से वो नहीं आई थी, ठीक है। ग्रो इन आइसोलेशन, दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लॉजिंग देयर डिस्टिंक्टनेस। हालांकि उनके जो डिस्टिंक्ट क्षेत्र की अपनी स्पेशल विशेषताएं बनी रही थी, मगर कोऑर्डिनेशन की जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इट मीन्स ये कह रहे हैं कि वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्र कहीं पे हैदराबाद में चल रहा था, आप आगे जाके देखोगे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को पावरफुल बना लिया था। हैदराबाद में निजामुद्दीन ने, कर्नाटक में बना लिया था सयादत खान ने, तो ऐसे आप देखोगे। तो ये कह रहे हैं कि साम्राज्यों का शासन चल रहा छोटे छोटे का, उनके क्षेत्रों की प्रगति भी बदल गई थी, उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें जो है वो उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। कई बातें, अब राजा बना है तो उसको कई बातें विरासत में भी तो मिलेंगी। इस तथ्य का पता हमें उन ट्रेडिशन से लगता है जो इन क्षेत्रों में अमर्ज हुई थी, उभरी हुई थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से डिफरेंस होती थी, कुछ सिमिलर भी होती थी, और ये हमें प्रशासन के बारे में, इको के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के संदर्भ में मिलती है। ये सब यहाँ पे बताया हुआ है, एलाइड कल्चर वगैरह। ओके, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, अब आप पुराने और नए धर्म देखेंगे। द 1000 years ऑफ हिस्ट्री दैट वर वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। देखिए, द 1000 years ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जिन 1000 वर्षों को हम एक्सप्लोर करते हैं, जिनके हम पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियन स्टेटस, धार्मिक परंपराओं में कई मेजर डेवलपमेंट्स हुए, कई बड़े बड़े परिवर्तन आए। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वो समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कोलेक्टिव। दैविक, डिवाइन, देवी होते हैं, दैविक तत्व में लोगों की क्या थी, बिलीफ, आस्था, कभी कभी बिल्कुल ही इंडिविजुअल स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर कोलेक्टिवली इन आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। जो डिवाइन को ये लोग मानते थे, समटाइम्स डीपली पर्सनल, कभी कभी पर्सनल मान लेते थे, बट मोर यूजुअली, लेकिन ज़्यादा यूजुअली वो कोलेक्टिव ही मानते थे। कोलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। किसी दैविक, डिवाइन में सामूहिक आस्था, कोलेक्टिव आइडेंटिटी, कोलेक्टिव मानते थे वो उनको, कोलेक्टिव बिलीफ, सामूहिक बिलीफ था सुपर नेचुरल पावर में, यानी रिलीजन, धर्म, और प्राय जो लोकल कम्युनिटीज़ थी, समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से ये संबंधित होती थी। इट मीन्स किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था होती थी उनकी, यानी कि धर्म में, ठीक है, या सामाजिक और आर्थिक संगठन से ये सब संबंधित होती थी, एजेंसीज से कनेक्टेड होते थे क्लोजली। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स, जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार, सोशल वर्ड, सामाजिक संसार चेंज, बदलता गया, दीज ग्रुप अल्टर्ड, वैसे ही इन ग्रुप्स की आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। सामाजिक संसार चेंज हुआ, ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड, चेंज हुआ, तो उनकी बिलीव्स भी चेंज हुई। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उससे भी इसी टाइम में महत्वपूर्ण चेंज आए थे हिंदुइज्म में। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmans. देखिए, इन चेंजेस में कुछ चेंजेस बताए गए हैं कि जो नए देवी देवताओं की पूजा, न्यू वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज होते हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ, तो नए देवी देवताओं की पूजा हुई, और जो बाय रॉयल्टी, राजाओं द्वारा, द ग्रोविंग टेम्पल्स बनाए गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, राजाओं द्वारा मंदिरों को बनाया गया, और समाज में जो ब्राह्मण, जो पुरोहित थे, पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और उनकी पावर बढ़ी, ठीक है। पृष्ठ पुजारी के रूप में जो ब्राह्मण थे, उनकी सत्ता पावर बढ़ी, राजाओं ने मंदिर बनवाए, नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी इस टाइम पे। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, जो ब्राह्मण समाज था उनको संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, तो इसी ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर होता था, बड़ा ही रेस्पेक्ट होती थी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पार्टनर्स, न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, नए नए रूलर्स, नए नए शासक जो स्वयं प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा की चाह में थे, उनको प्रेस्टीज मिले, तो इन
संरक्षकों का समर्थन होने के कारण। तो इनको पैट्रॉन्स होते संरक्षक, इट मीन्स ये इनको संरक्षण देते थे, इनकी सेफ्टी के लिए या इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करवाते थे नए नए राजा। तो नए नए रूलर जो स्वयं प्रेस्टीज चाह रहे थे, इन्होंने इन पैट्रॉन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका जो सपोर्ट पोजीशन है, डोमिनेंट पोजीशन, उनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, पैट्रॉन्स का वर्ड देखो ये लिख रखा है, इसका मीनिंग एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन और लर्न, अ मैन और अ नोबल। कोई इन्फ्लुएंस प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किन्हीं अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसको हम क्या कहते हैं? संरक्षण, पैट्रॉन्स। तो ये जो पैट्रॉन्स मिले हुए थे ब्राह्मण्स को, इससे उनकी पावर लिस्ट और इलाबोरेट रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स, एक डेवलपमेंट हमने अभी देखा कि नई नई पूजा होने लगी थी, नए नए शासक आए, ब्राह्मण्स की पावर बढ़ गई थी। ठीक है, और इसी टाइम पे एक मेजर परिवर्तन क्या हुआ इस पीरियड में कि जो आइडिया है अवधारणा के रूप में आया, जिसमें लविंग पर्सनल डेटी, जिसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पृष्ठ पुजारियों के कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इट मीन्स इस टाइम में एक ऐसा चेंज आया कि अपनी डेटी को, पर्सनल डेटी को, डिवोटीज उसके प्रति समर्पित होना, कुड रीच, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो अपने भगवान तक विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट के भक्ति के बिना, प्रीस्ट के एड होता है ना, कर्मकांड जो कहते हैं यज्ञ हवन वगैरह, इसके बिना आप अपने भगवान तक पहुंच सकते थे। और इलाबोरेट रिचुअल्स, बड़े बड़े रिचुअल्स के बिना, ठीक है, बड़े बड़े रीति रिवाजों के बिना इस टाइम में लोग अपने खुद के देवी देवता के पास पहुंच सकते थे। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड भक्ति चैप्टर आप 8 में देखोगे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इस टाइम पे न्यू रिलीजन्स इस सब कॉन्टिनेंट में, जिससे इस उपमहाद्वीप पे नए नए धर्मों का भी अपीयर्ड हुए, नए नए धर्म भी आए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रोट दिस टेक्निक्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। यहाँ पे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल और माइग्रेंट कुरान एज देयर होली बुक। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। एंड एक्सेप्ट द सोनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। और वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को, पावर को स्वीकार करते हैं। सोनिटी उनके बुझ सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, भी सोशल बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, अल्लाह ईश्वर है, वो सबको स्वीकार करते हैं प्रेम, करुणा और बाउंटी, उदारता से। मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमा लर्न थियोलॉजियंस एंड जरिस्ट। देखिए, मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स हमने अभी देखा था ना, संरक्षक। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान जो धर्म ग्रंथ हैं और धर्मशास्त्री जो हैं और ज्यूरिस्ट, न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। कई रूलर्स जो है वो पैटर्न संरक्षक होते थे इस्लाम धर्म के। और उलमा लर्न थियोलॉजियंस, उलमा जो धर्मशास्त्री थे, थियोलॉजियंस धर्मशास्त्री, और ज्यूरिस्ट जो न्यायशास्त्री थे, उनको संरक्षण देते थे कई राजा। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन ए वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। हिंदू धर्म की ही बात थी, इस्लाम के जो फॉलोअर्स, अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से वो इंटरप्रेट करते थे, उनकी व्याख्या करते थे। देयर वर द शिया मुस्लिम्स वो बिलीव दैट द प्रोफेट मुहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स, देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी 2 कम्युनिटीज में डिवाइड हो रखी थी, शिया और सुन्नी। तो जो शिया मुस्लिम्स थे वो बिलीव करते थे कि जो प्रोफेट, जो उनके मुसलमानों में कुछ शिया थे, जो पैगंबर साहब के दामाद जो सन इन लॉ थे अली, उसको मुसलमानों का लेजिमेट विधि के अकॉर्डिंग टू लॉ,
विधि सम्मत नेता मानते थे शिया वाले, अली को मानते थे लीडर मुस्लिम कम्युनिटी का विधि सम्मत, और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफाज ऑफ द कमिटी एंड द सक्सेडिंग खलीफाज, और जो कुछ सुन्नी थे वे खलीफाओं के डोमेंसी को स्वीकार करते थे, ठीक है, सक्सेस और वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और इस्लाम के स्टार्टिंग दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही खलीफाज की। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ हनफी एंड सफ़ी मेनली इन इंडिया। देखिए इस्लामी जो न्याय सिद्धांत हैं विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण इनमें मतलब स्कूल ऑफ लॉ में भी इनमें चेंज रहे हैं हनफी और सफ़ी में। एंड थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशंस, ऐसे ही धर्म सिद्धांत जो थे थियोलॉजी एंड माइस्टिक ट्रेडिशंस रहस्यवादी जो ट्रेडिशंस है विचारों को लेकर भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, मतलब इनमें भी डिफरेंसेस थे इनके आपस में, ठीक है। आगे हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, समय और इतिहास के पीरियड्स पे हम थोड़ा विचार करेंगे। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटे दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते कि घंटे चले गए दिन चले गए, ठीक है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ्स। उनका नज़रिया यह है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन में आने वाले परिवर्तन झलकते हैं। यह टाइम दिखाता है कि आइडियाज़ में बिलीफ्स में विचारों और विश्वासों में कितना स्टेबल रहा स्थायित्व रहा और कितना चेंज आया परिवर्तन आया। यदि पास्ट को हम समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ये कहते हैं ये टाइम था सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के चेंज आने का, प्रेजिस्टेंस यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ विचारों में और विश्वासों में कितना प्रेजिस्टेंस कितना स्थायित्व था कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड, हम अगर टाइम को डिवाइड कर दें तो ज़्यादा ईजियर होगा उसको लार्ज करने में, ठीक है, पीरियड को बड़े बड़े पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। देखिए मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी। और जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो डिवाइडेशन किया था ये किस बेस पे किया था, इस विचार पर आधारित था कि रूलर्स का जो धर्म है वो एक एक इम्पोर्टेंट परिवर्तन हुआ था उस टाइम पे, हिस्टोरिकल चेंज सिर्फ यही हुआ था। अगर शासक अलग धर्म का है तो बस वही मेन चेंज है, एक रूलर है वो मुगल है अलग धर्म का है, उसके बाद जो नया शासक बन रहा है वो अलग धर्म का, यही मेन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। और इकोनॉमी में सोशल में और कल्चर में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता था, सिर्फ उन्होंने इस बेस पे किया कि शासकों का धर्म क्या है, इस बेस पे चेंज होते रहे, ठीक है। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। इस दृष्टिकोण में इस सब कॉन्टिनेंट की जो रिच डाइवर्सिटी जो अपार विविधता थी, जो अपराध इतना ज़्यादा डिफरेंस था उसको भी इग्नोर किया गया। इट मीन सिर्फ रूलर के ऊपर फोकस किया गया, उसके रिलीजन के ऊपर फोकस किया गया, ओके। फिर हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, जो अभी हमने देखा हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश वाला। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही जो पास्ट है उसके विभिन्न कालखंड और विशेषताएं तय करते हैं। वो देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक क्या क्या चेंज आए पास्ट में, उसी पास्ट को देख करके उनकी विशेषताएं अपने आप में तय करते हैं। The historians you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें आपने प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश देखा था। आपने हंटर गैदर शिकारी देखे थे, कृषि देखे थे, अर्ली फार्मर्स देखे थे, आपने पीपल देखे जो शहर और गाँव में रहते थे, राज्य और साम्राज्य आपने देखा। द स्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एंड मिडवल। पिछली क्लास में आपने एंशिएंट देखा, आपने हड़प्पा सभ्यता देखी थी ना, मोहनजोदड़ो पढ़ा था आपने 6th क्लास में। और इस टाइम पे आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसको हम मिडवल पीरियड कहेंगे, मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, ठीक है। यू विल फाइंड आउट
जो कि राजपूत से स्टार्ट हुआ था आपका और मुगल पे ख़त्म होगा, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे तो मॉडर्न आ जाएगा। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पेरियल स्टेट फॉर्मेशंस, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पास्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुज़म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इसमें आपको जो पीजेंट स्टेट है उसका आपको क्या मिलेगा, स्प्रेड, कि पीजेंट सोसाइटी स्प्रेड हुई, उनका विस्तार हुआ। रीजनल एंड इम्पेरियल, रीजनल क्षेत्रीय, इम्पेरियल जो साम्राज्य है, इनका राज्यों का फॉर्मेशन उदय हुआ। समटाइम्स कभी कभी, तो जो पास्टोरल है ग्रामवासी हैं और जो फॉरेस्ट पीपल जो जंगल के निवासी, कभी कभी तो ग्रामवासियों को और वनवासियों की कीमत पर। जो मेन रिलीजन है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के डेवलपमेंट, विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलाव के विटनेस रहे हैं। इट मीन्स इसके चेंजेस के जो जितने भी बदलाव हुए उनके ये साक्षी रहे हैं ये साल। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8th और the 11th. आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं और 11वीं शताब्दियों से तो काफ़ी डिफरेंट थी। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems. ये क्या कह रहे हैं, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है कि आप 8वीं और 11वीं शताब्दी को 16वीं और 18वीं शताब्दी से देखो, तो एक टाइम ऑफ पीरियड में इसको हम देखते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा। मोरओवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। देखिए, मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है मॉडर्न पीरियड से। मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स अ सेंस ऑफ मैटेरियल प्रोग्रेस। अब मॉडर्निटी का क्या मतलब है, आधुनिकता के साथ मैटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उन्नति, एंड इंटेलेक्चुअल होती है बौद्धिक, बुद्धि का एडवांसमेंट, बुद्धि का भाव जुड़ा हुआ है। आधुनिकता का क्या मतलब है कि मैटेरियल में प्रोग्रेस हुई और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हुआ, ये हो गया मॉडर्निटी। तो इसको मॉडर्निटी को मिडवल जो मध्यकाल का जो पीरियड था उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चांस व्हाटसोएवर। इसका एक मीनिंग ये निकलता है कि जो मध्यकाल था वो क्या था, रूढ़िवादी था, कंजर्वेटिव था, और उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। मिडवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चांस व्हाटएवर सो, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, चेंजेस तो हुए थे। ड्यूरिंग दीज 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. During these 1000 years, इन 1000 वर्षों के दौरान the societies of the subcontinent, सब कॉन्टिनेंट के जो समाज हैं वह ट्रांसफॉर्म, उनमें चेंज आते रहे, एंड इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन्स, और कई क्षेत्रों की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो इतनी प्रोस्पर्टी, इतनी समृद्ध हो गई थी कि अट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशंस, यूरोपीय व्यापारियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। अभी हमने देखा कि वो तो कह रहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं था मॉडर्निटी वाला, लेकिन इस टाइम पे समाज में इतना चेंज आया, इकोनॉमी इतनी प्रोस्पर हो गई कि यूरोपियन ट्रेडर्स को आकर्षित किया, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था, तभी तो अंग्रेज आए। एज यू रीड दिस बुक, लुक आउट ऑफ साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आप परिवर्तन के जो साइन है और यहाँ जो ऐतिहासिक प्रक्रिया लेते चले कि क्या कहाँ चेंज आया है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक विद वट यू रीड लास्ट ईयर। आपको कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा, इस ईयर आपने क्या पढ़ा। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज वेर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैज चेंज्ड और रिमेन द सेम। आपको जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए, कहाँ अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि क्या क्या बदलाव हुआ है। आप देख सकते हो ना अपने आसपास की दुनिया में जा कर के, आसपास कि ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है, पहले क्या था। ओके, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आई थिंक, यस, इमेजिन हो गया, आप इमेजिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।